आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। संधारित्र को हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संधारित्र होता क्या है और इसको रियल लाइफ में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक स्टोर चार्ज को, आवेश को स्टोर करने का एक हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम होता है। चार्ज को जहाँ पे स्टोर किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। जैसे अगर बात हम लोग करेंगे कि बैटरी क्या होता है, उसमें हम लोग चार्ज स्टोर करके रखता है, तभी जाके उसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में, अलग अलग चीज़ों में, जैसे मोबाइल में जो बैटरी होता है, जैसे हम लोग जो इन्वर्टर वगैरह के लिए बैटरी का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? संधारित्र होता है जो चार्ज को स्टोर, आवेश को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो उसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसका बनावट कैसा होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है कि इसमें चैप्टर का नाम लिख लेना है। चैप्टर 4 है फिजिक्स का, और इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चालक के विद्युत धारिता। अब यहाँ पे बात हो रहा है धारिता। धारिता मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी। किसी चालक का कितना कैपेसिटी होगा किसी चार्ज को, आवेश को स्टोर करने के लिए, वो क्या क्या बातों पर डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है चालक के विद्युत धारिता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक का बात करेंगे। चालक का मतलब हो गया कोई भी धातु का प्लेट, कोई भी धातु का प्लेट बोल सकते हैं, कोई भी धातु का, कोई भी आकृति का हो सकता है, लेकिन धातु का होना चाहिए। ठीक, तो ये धातु का होना चाहिए जो एक क्या करेगा? आवेश को स्टोर करेगा। जो आवेश को स्टोर करेगा, तो जो स्टोर करने की क्षमता होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालने के बाद सबसे पहला इसमें क्या किया जाता है? कोई एक चालक लिया जाता है और चालक को क्या किया जाता है? आवेश दिया जाता है। क्यों धन आवेशित उसको दिया जाता है? तो अगर उसको आवेशित करते हैं तो ऑब्वियस है, कोई भी चालक को आवेशित करेंगे तो वो क्या करता है? वो एक विभव उत्पन्न करता है। वो क्या करता है? एक विभव उत्पन्न करता है। जब भी एक आवेश रहेगा तो उससे सम दूरी पर, कुछ दूरी पर हम लोग क्या देखने को मिलता है? एक विभव देखने को मिलता है। तो उस आवेश के कारण हम लोग को एक विभव देखने को मिलेगा, और जिस विभव के कारण ही हम लोग क्या देखने को मिलता है कि ये एक स्टोर करने की कैपेसिटी उसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। लिखना है जब किसी चालक को धन आवेशित किया जाता है, तब जब किसी चालक को धन आवेशित किया जाता है तब उसका विभव बढ़ जाता है। तब उसका विभव बढ़ जाता है। इतना लिखने के बाद यहाँ से एक बात समझ लेना है कि जब किसी चालक को धन आवेशित करेंगे, मतलब आवेश बढ़ा रहे तो विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आवेश बढ़ा रहे तो विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे लिखा हुआ है? जब किसी चालक को धन आवेशित करते हैं तब उसका विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब कि आवेश को बढ़ा रहे तो विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो आवेश होता है, आवेश किससे दिखाते हैं? क्यू से। तो ये समानुपाती होगा किसके? भी के। आवेश जो क्यू होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा भी के। भी क्या? भी किससे दिखाते हैं? विभव को। तो क्यू जो होता है समानुपाती होता है विभव का। और जब इस समानुपाती साइन को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। बार बार हम लोग बोलते हैं जब भी एक समानुपाती साइन हटता है, बराबर का साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो एक वहाँ पे क्या आ जाता है? स्थिरांक आ जाता है। तो जो स्थिरांक यहाँ पे आता है उसको हम लोग सी कहते हैं। और सी एक क्या होता है? तो सी को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत धारिता कहते हैं। तो उतना डिफिनेशन लिखने के बाद इस दो लाइन को लिखना है। अब लिखना है जहाँ सी चालक का एक नियतांक है, जहाँ सी चालक का एक
नियतांक है, चालक का एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो इसी सी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इतना लिखने के बाद जब Q बराबर सी बी आया है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर Q बटे भी। यहाँ से देख सकते हैं भी इधर अगर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटे भी। तो अगला लाइन इसको लिख लेना है, C बराबर क्या होगा, Q बटे भी। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब जब हम लोग धारिता का बात किए तो इस धारिता को हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं कि इस धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डॉट करके लिखना है, डॉट करके लिखना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, डॉट करके लिखना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। चलिए इस धारिता का हम लोग एसआई मात्रक पहले निकालते हैं। तो इस धारिता का अगर एसआई मात्रक का बात करेंगे तभी हम लोग C बराबर क्या फॉर्मूला देखें, Q बटे B। अगर 1, अब देखो धारिता का जो एसआई मात्रक होता है, सबसे पहले लिख लेना है धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है, जिसको हम लोग F से दिखाते हैं। तो क्या लिखना है, धारिता का एसआई मात्रक फैराड, जिसको हम लोग F से दिखाते हैं। इतना लिख लेने के बाद, इतना लिख लेने के बाद इसके मात्रक को एक और तरीका से दिखा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग फैराड लिखते हैं, तभी हम लोग C बराबर क्या पढ़ चुके, Q बटे क्या होता है V। अगर 1 फैराड मान ले लेते हैं कितना पे, 1 कूलम, वोल्टेज भी कितना कर ले, 1 वोल्ट कर ले, तो 1 फैराड बराबर क्या निकल के आएगा, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। पर वोल्ट को हम लोग जानते हैं कि एक और तरीका से लिखा जाता है, कूलम भी के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 फैराडे बराबर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारिता होता है, जो धारिता होता है उसका दो एसआई मात्रक निकल के आया, या तो फैराड बोले या कूलम पर वोल्ट बोले। इसका चर्चा हम लोग पिछले शुरुआत के जो चैप्टर है उसमें भी कर चुके थे कि 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। तो इसके पहले भी हम इसका चर्चा कर चुके थे। तो याद रखना है जो धारिता होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। तो उसके नीचे इसको लिख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो धारिता होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये धारिता, अब देखो धारिता का मान आवेश, धारिता जितना ज़्यादा रहेगा ऑब्वियस है कि आवेश उतना ही ज़्यादा स्टोर करेगा। इसलिए कि जो C होता है वो Q बटे क्या होता है, V के बराबर होता है। मतलब Q जितना ज़्यादा, मतलब ये धारिता जितना ज़्यादा आवेश उतना ही ज़्यादा, धारिता का मान जितना ज़्यादा रहेगा आवेश उतना ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। धारिता का मान जितना ही ज़्यादा होगा आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि कोई हम लोग को ऐसा बैटरी मिल जाए जो आवेश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखे और हम लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा देर तक कर सके, उसका इस्तेमाल क्या कर सके, ज़्यादा देर तक कर सकते, उस बैटरी का यूज का ज़्यादा देर तक कर सके। तो हम लोग कोई ऐसा चीज़ें चाहेंगे जिसमें धारिता का मान क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि अगर चाहते हैं किसी बैटरी का धारिता ज़्यादा हो, मतलब उसका कैपेसिटी ज़्यादा हो आवेश को स्टोर करने का, जिससे हम लोग ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सके, उसके लिए धारिता को ज़्यादा होने के लिए किन किन बातों पर निर्भर करता है उस बात को समझना जरूरी है। तभी जाके हम लोग कोई भी अगर बैटरी वगैरह बनाते हैं तो उसके बारे में समझ पाएंगे कि हम लोग ऐसा बैटरी बनाए या कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो आवेश ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सके। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि धारिता का मान क्या चीज़ ज़्यादा करेंगे तो उसका मान ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, तो सबसे पहला तो हेडिंग डाल देना है। हेडिंग के रूप में क्या डालना है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इस चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है धारिता
इस बात को हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर का सब हेडिंग जो होगा वो सबसे पहला सब हेडिंग ए नंबर देकर भी लिख सकते हैं, चालक का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, तो चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई अगर चालक है तो उस चालक का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब उसका सरफेस वाला जो सतह होगा वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उसमें आवेश को स्टोर करने का कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए देखते हैं हम लोग कि जो जितना बड़ा बैटरी रहता है, जितना बड़ा बैटरी होता है उसमें आवेश को स्टोर करने की क्षमता भी उतना ही ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा देर तक बैकअप हम लोग को देता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक बैकअप देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि आवेश ज़्यादा स्टोर हो, हम ज़्यादा बैकअप चाहते हैं बैटरी का, तो उसका क्या होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, इसलिए कि उसके सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अब ये मत सोचना जो बाहर में सतह दिखता है उसका क्षेत्रफल, वो अंदर में जो धातु का सामान लगा रहता है, जो चालक लगा रहता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। जो अगर उसको खोल कर देखते हो तो पत्ती टाइप का उस पर धातु उसमें अंदर लगा हुआ रहता है, तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए, ना कि ऊपर के प्लास्टिक का कवर का क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग बिंदु जान चुके कि अगर धारिता का मान हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा हो, तो धारिता का मान ज़्यादा तभी होगा जब जो धातु है, जो चालक है, उसका क्षेत्रफल क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको हेडिंग के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, बी नंबर देकर सिर्फ इतना लिख लेना है कि चालक के निकट अगर अन्य चालकों को रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। बस इतना ही लिखना है जितना बोल रहे। बी नंबर देकर चालक के निकट अन्य चालकों को रखने पर उसके धारिता बढ़ जाती है, उसके धारिता बढ़ जाती है। चालक के निकट अन्य चालकों को रखने पर उसके धारिता बढ़ जाती है। जहाँ अन्य चालकों को, जो अन्य चालक हो वो भूधृत हो, अर्थ किया हुआ भूधृत हो, लिख लेना है। जो अन्य चालक है वो भूधृत हो, वो भूधृत हो, इसका मतलब समझा देते हैं, वो भूधृत हो। अब होता क्या है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर एक चालक है और ये आवेशित है, क्यों है, अगर हम चाहते हैं कि इसके धारिता का मान जितना भी आवेश करने का कैपेसिटी इसमें है वो और ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसके पास में, इसके सामने में एक और चालक को लेके आ जाना है, एक और चालक को लेके आ जाना है, जो क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग का साइन ऐसे दिया जाता है, अर्थिंग का मतलब होता है उसको ज़मीन से क्या कर देना, जोड़ देना, उसको ज़मीन से क्या कर देना, जोड़ देना। तो अर्थिंग किया हुआ हो तब इसका धारिता का मान, इस कैपेसिटर, ये जो चालक है, इस चालक का धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एक चालक है जिसका आवेश Q है और इसका चाहते हैं कि धारिता का मान क्या हो जाए, इस धारिता का मान इसका बढ़ जाए, इसके लिए इसके पास में एक दूसरा चालक लाके रख दो। और कैसा चालक होना चाहिए, तो ये इसका जमीन से अर्थिंग किया हुआ हो, मतलब एक इसका पॉइंट तार जोड़कर किससे कनेक्ट किया गया है, जमीन से अर्थिंग किया गया है। और जो जमीन से अर्थिंग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूधृत कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, मतलब उसके जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब इस वाला चालक के धारिता में क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाता है, इस वाले चालक के धारिता में वृद्धि हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला लिखना है, चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर, चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। बस इतना ही लिखना है। सी नंबर देगा, चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब माध्यम का मतलब हम बहुत बार समझा चुके हैं कि एक माध्यम का मतलब क्या होता है। माध्यम का मतलब बहुत बार समझा चुके हैं कि एक माध्यम का मतलब क्या होता है।
अभी हम लोग जिस माध्यम में रहते हैं, हम लोग खुद इंसान जिस माध्यम में रहते हैं उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। मछली जिस माध्यम में रहता है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ठीक। और जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो अगर माध्यम बदलते हैं, कोई भी चालक पदार्थ है और उसके जो भी चार्ज स्टोर करने का, आवेश स्टोर करने का जो भी क्षमता होता है, वो क्षमता के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है अगर क्या कर दे? माध्यम में परिवर्तन कर दे तब। माध्यम में परिवर्तन कर दे तब। तो ये किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नीचे एक हेडलाइन लिखना है, माना कि वायु में किसी चालक का धारिता C0 है, किसी चालक के धारिता C0 है, तब किसी अन्य माध्यम में चालक के धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन m इंटू C0 होगा। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये हो गया पराविद्युतांक किसका? निर्वात का या वायु का, और ये माध्यम का हो गया इंटू क्या हो जाएगा? C0 मतलब हो गया धारिता किसका? निर्वात का या वायु का बोल सकते हैं। ये फार्मूला निकल के आता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन m को हम लोग क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन r भी लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन r इंटू C0 भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीका हो गया लिखने का। जब एक माध्यम क्या होता है? चेंज होता है तो उसके धारिता में कैसे परिवर्तन आता है उसके लिए ये फार्मूला हो गया कि ये C0 जो हो गया वो क्या हो गया? किसी निर्वात का बोल सकते हैं या वायु का हम लोग बोल सकते हैं धारिता है, और किसी माध्यम का धारिता निकालना है तो उसके लिए हम लोग निर्वात के पराविद्युतांक को डिवाइड कर देना है उस माध्यम के पराविद्युतांक से, और उसको गुना कर देना है किससे? हम लोग का जो निर्वात में या वायु में जो धारिता है उससे गुना कर दिया जाए तो उस माध्यम में हम लोग का क्या निकल जाएगा? धारिता का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक। तो ये तीन कॉन्सेप्ट दिया गया किसके बारे में? एक धारिता के बारे में। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में ये बताया गया। चलिए तो आगे चलते हैं। तो गोलीय चालक के धारिता का हम लोग बारे में बात करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि गोलीय चालक के धारिता कितना होता है। चलिए हेडिंग डालिए, गोलीय चालक के धारिता। गोलीय चालक के धारिता लिखना है। माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके सतह पर आवेश प्लस Q है, उसके सतह पर आवेश प्लस Q है, तब उसके सतह पर विभव। अब अगर बात करेंगे कि अगर कोई गोलीय चालक है, गोलाकार आकृति का एक चालक है, तो अगर इसके सतह पर कितना आवेश है? Q है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर केंद्र से इसका दूरी कैपिटल R है तो इसके सतह पर जो विभव का मान होगा, वो कितना होता है? 1/4πε0 इंटू Q होता है। 1/4πε0 Q/R होता है। यही बताया गया था कि एक गोलीय सतह है जिस पर आवेश Q है, तो उसके सतह पर जो विभव का मान होता है क्या होता है? KQ/R होता है। K के जगह हम क्या लिखे? 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। ठीक है, ये चीजें पहले बता दिया गया है। तो ये V का मान हो गया। अब हम लोग जान चुके हैं, तो सबसे पहले कि हमको क्या निकालना है? धारिता का मान निकालना है। धारिता मतलब क्या?
सी का मान निकालना है। ठीक, सी का मान निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे सी का, तो सी जो होता है, ये डायग्राम बना लेना है, इसका सतह पर विभव भी है, इस भी का मान इतना होगा। तो सी बराबर फॉर्मूला जान चुके हैं, क्या होता है, क्यू बटे बी होता है। अब इस भी का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं, तो भी का मान कितना है, तो क्यू जो नीचे में है ऊपर चला जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सी का मान जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर गोलीय सतह है जिसका त्रिज्या आर है, तो उसमें धारिता मतलब उसमें आवेश करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होता है। तो गोलीय सतह का जो धारिता होता है, या गोले चालक कैसा है, तो गोलीय चालक है, उसका धारिता कोई पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होता है। तो यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या दिया है उसको देखते हैं। एक और चीज यहाँ पर, ये तो याद रखने वाला चीज है कि यहाँ पर जो C हो रहा है, C किसके, R के समानुपाती हो रहा है। मतलब कोई गोले का त्रिज्या जितना ज्यादा होगा उसके धारिता का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा बड़ा गोला होगा उस धारिता का मान भी कितना, उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। कोई आवेशित चालक है, उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे तो एक आवेशित चालक के कारण हम लोग स्थितिज ऊर्जा आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण देखे थे। ठीक, अब आवेशित चालक है तब उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसका डेरिवेशन देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखो, अगर स्थितिज ऊर्जा का बात करते हैं तो जो कार्य होता है वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। पहले ही बता दिया गया है, जो कुल कार्य किया जाता है वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। जो कुल कार्य किया जाता है वही ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो कुल कार्य किया जाएगा तो यहाँ पर W का मान निकालेंगे और वही क्या होगा, तो वही हम लोग का ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मानना है, और क्या मानना है उसको समझना है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य के मापी जाती है जो प्रारंभिक अनावेशित अवस्था में आवेशित करने की क्रिया में किया जाता है। यह कुल कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाते हैं। देखो, मान लो कोई चालक है, हम उसको आवेश देना शुरू किए, अब वो आवेश को बढ़ाते जाएंगे, तो कितना आवेश दिए, तो अंत तक हम लोग कैपिटल Q आवेश उसको दिए, तब उससे जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा उसका मान कितना होगा, यही हम लोग को बताना है। सबसे पहले लिखना है, माना कि किसी चालक को Q आवेश से आवेशित करना है। माना कि किसी चालक को Q आवेश से आवेशित करना है। हम ये चाहते हैं कि किसी चालक को क्या करना है, पहले हेडिंग डाल लिए होंगे, तो हेडिंग डालने के बाद ही उसको लिखना था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या बोलेंगे, माना कि किसी चालक को Q आवेश से आवेशित करना है, इतना लिख लेना है। इसका मतलब क्या है, हम चालक जो आवेश उसको देना है, उसको कितना कुल आवेश देना है, Q अभी दिए नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि उतना देना है। अब देखिए आगे क्या मानना है। आगे हम ये मान रहे हैं कि माना कि उस चालक की धारिता C है, और आवेशन के क्रम में किसी क्षण चालक पर आवेश Q है, स्मॉल q अब लिखना है। किसी क्षण चालक पर आवेश स्मॉल Q है, तो उस
क्षण चालक का विभव, उस क्षण चालक का विभव v है, तो कैपिटल V भी लिख सकते हैं, v है। तो v बराबर, अब इतना लिख लिए v है। अब बात को समझना है, अब बात को समझना है, ठीक। अब अगर कोई चालक है, मेरे पास कोई चालक है, डायग्राम बनाने की उसमें जरूरत नहीं है, उस चालक को हम आवेश कितना देना चाहते हैं, क्यू देना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझो कि इस चालक को 20 कूलम आवेश देना चाहते हैं, लेकिन एट ए टाइम तो 20 नहीं दे देंगे ना। अगर कोई चालक है, मान लो कि यही चालक है, इसको डायग्राम में नहीं बनाना, समझाने के लिए बता रहे, ठीक। अगर ये कोई चालक है तो इस चालक को हम चाहते हैं कि 20 कूलम का आवेश देना है, एक ही बार 20 कूलम उसमें डाल देंगे, नहीं। क्या करते हैं हम लोग, स्लोली शुरू करते हैं। तो मान लो कि शुरुआत करना शुरू किए, अब कोई क्षण पे इसका आवेश कितना कर दिए, 10 कर दिए। कोई क्षण पे आवेश इसका कितना कर दिए, 10 कर दिए। तो उसी को कोई क्षण हम माने हैं आवेश कितना कर दिया गया, स्मॉल क्यू कर दिया गया। तब उस समय हम लोग विभव का बात कर रहे हैं, तो उस विभव का मान कितना होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो v का मान होगा, जैसे c बराबर क्या लिखते हैं, c बराबर लिख रहे हैं q बटे v। तो अब अगर v का मान हम लोग लिखते हैं तो q बटे क्या लिखाएगा, c लिखाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से अगर q बराबर कोई लिखेगा तो वो क्या लिखाएगा, q बराबर c भी लिखाएगा। अब जब हम आवेशित कर रहे हैं तो उस टाइम कुछ ही क्षण के लिए क्यू हुआ होगा, फिर क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो अल्प समय के लिए हम क्या मान लेते हैं कि अल्प क्षण के लिए या अल्प समय के लिए जो आवेश दिया गया वो कितना दिया गया, dq है। तो अल्प समय में जो आवेश कितना है, dq है। तो dq जब आवेश दिए तो उसके लिए कुछ कार्य किए होंगे। तो अल्प समय में, इसे लिखना, अल्प समय में आवेश dq देने के लिए किया गया कार्य। तो इसको लिखने के पहले कार्य को याद करना है। जो W बराबर फार्मूला होता था, W बराबर क्या फार्मूला होता था, उस बात को ध्यान देना है। W बराबर क्या फार्मूला होता था, Q इंटू V होता था। क्या होता था, W बराबर Q इंटू V होता था, याद है। V बराबर W बटे Q लिखते थे, तो W बराबर क्या लिखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अल्प समय के लिए, जिस पर आवेश कितना है, dq है, तो कार्य भी कितना हुआ होगा। तो अगर अल्प समय के लिए बात कर देंगे तो कार्य का मान dw होगा। v में तो v का v ही रहेगा, और जो q होगा वो क्या लिखाएगा, dq लिखाएगा। तो q के जगह क्या लिखाएगा, dq लिखाएगा। q और dq में क्या अंतर है, स्मॉल हिस्सा के लिए dq लिखते हैं, स्मॉल कार्य के लिए क्या, उसके आगे d लगा देते हैं, तो dw हो गया। अब अगर हम बात करेंगे v का, तो v का मान यहाँ पर कितना है, तो q बटे c है। तो v का मान जब हम यहाँ पर q बटे c लिखेंगे तो dw बराबर v के जगह q बटे c बटे क्या हो गया, q, तो उल्टा लिख दिया, क्या है, v बराबर q बटे c, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, q बटे c, ये हो जाएगा q बटे c इंटू dq। अब जो आगे करना है, तो आगे इसको क्या करना है, अब ऐसा कि इंटीग्रेट करेंगे तभी जाके हम लोग निकलेगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw। कुल कार्य करना कितना है, कितना आवेश देना है, 0 से शुरू किए थे, अब कितना तक देना है, कैपिटल Q तक देना है। इंटीग्रेशन का लिमिट कितना हो जाएगा, 0 टू कैपिटल Q। अब dw का यहाँ पर मान रखेंगे, dw का जो मान होगा कितना हो जाएगा, q बटे c इंटू dq। इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन हो, उसमें बताया जाता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q के, तो q क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, बाकी सब क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। मतलब c इसमें क्या है, अचर है, तो बाहर हो जाएगा 1 बटे c, और 0 टू q, q इंटू dq।
इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला बताया जाता है इंटीग्रेशन का कि अगर x के पावर n इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। तो यहाँ पर x के जगह क्या है, q है। यहाँ पर x के जगह क्या है, q है। यहाँ पर x के जगह q है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि x के जगह अगर q है तो x का घात यहाँ कितना है, 1 है, तो n का मान कितना है, 1 है। तो इस फार्मूला से 1/c यहाँ पे जो q का घात होगा कितना हो जाएगा, 1 है पहले से, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और जितना आता है घात उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। और लिमिट जब रहता है तो लिमिट रहता है तो अचर पद को नहीं लिखते हैं, लिमिट कहाँ से, 0 to q। लिमिट रखने का तरीका क्या बताया गया है, तो लिमिट रखने का तरीका बताया गया है कि पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं। तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q, तो यहाँ पे स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रखाएगा बट्टे में 2, और फिर माइनस साइन दे के लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट 0 है, तो स्मॉल q की जगह 0 रखते हैं, 0 बट्टे कितना हो गया, 2। तो 0 वाला पार्ट तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 1/c इंटू q²/2। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया, कुल कार्य को ही हम लोग क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे दिखाते हैं, u से, तो क्या हो जाएगा q²/2c। तो ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का मान किसके रूप में, q और c के रूप में। अगर हमसे कोई कहेगा कि इसको v के रूप में लिखो, हमसे अगर कोई कहेगा v के रूप में लिखो, मतलब q को हटाना है। अब q v और c में रिलेशन हम लोग जान चुके हैं, q v और c में रिलेशन जान चुके हैं कि c बराबर जो हम लोग लिखते हैं q बट्टे क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि q बराबर क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, c इंटू v। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, q की जगह क्या लिख सकते हैं, c इंटू v लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो u बराबर क्या निकल के आएगा, cv के स्क्वायर, इसलिए q की जगह क्या लिख दिए, cv/2c। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो u बराबर आएगा c² इंटू v² बट्टे में 2c। ये एक c से एक c कट जाएगा, तो u बराबर एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, हाफ, एक ऊपर में c बचा इंटू v²। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना निकल के आ गया, हाफ cv²। VVI इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ये बहुत बार इसका डेरिवेशन भी देखने को मिलता है और फार्मूला भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा का मान किसके लिए, एक हम लोग धारिता के लिए हम लोग निकाले है, किसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकाले हैं, तो धारिता के लिए निकाले हैं। ये दोनों फार्मूला याद रखना है कि v बराबर हाफ cv² और सॉरी u बराबर दूसरा फार्मूला हो गया q²/2c। ठीक है, तो ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का मान, ये प्रूफ भी हो गया। तो इसको व्यंजन को प्राप्त करने के लिए आता है, ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।